Hello, good evening friends. Welcome to KVS NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन सीरीज। तो आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो आपका जिक्र आ जाता है वो आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। उसके भी पहले अगर देखें तो दो टर्म्स आते हैं छोटे छोटे, वन इज़ माइक्रोमॉलिक्यूल एंड द अदर वन इज़ मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज़ लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो रिफर्स टू द बिगर, मतलब जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। डैट मीन्स मैक्रो के केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो में से स्मॉल, इसके अंदर आ जाते हैं अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड्स और लिपिड्स। मैक्रो के केस में अगर देखें तो यहाँ पे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। देन जो हमारे दूसरे टर्म्स आते हैं वो एक आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो करेक्ट कर लेंगे आप। तो प्राइमरी का मतलब होता है दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, और इनके जो होते हैं आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होते हैं, मतलब कोई ना कोई इनका रोल रहेगा विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रोसेस। तो इसमें आ जाते हैं आपके अमीनो एसिड्स आते हैं, शुगर्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, अगर इनकी हम बात करें तो दे आर टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अगर इनके हम फंक्शन की बात करें तो दे डू नॉट प्ले अ रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज अल्कलॉइड्स, सेकंड इज फ्लेवनॉइड्स, द थर्ड वन इज रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट्स, सेंट, गम एंड स्पाइसेस। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये आते हैं कहाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो वहाँ आपको जो एग्जांपल है वो है अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लिसरॉल है और कोलेस्ट्रॉल और नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर इसमें से आपका आते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं मोनोमर किसके, प्रोटीन से, क्योंकि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स होती है। अमीनो एसिड जो होते हैं इनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा, COH ग्रुप होगा, साथ में अमीनो ग्रुप भी होता है और एक इसमें R दैट इज अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। अ कार्बन हुज 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन। यहाँ जो R अल्किल ग्रुप होता है ये अलग अलग से रिप्लेस हो सकता है, कहीं मिथाइल लगेगा, कहीं हाइड्रोक्सिल लगेगा, कहीं एरोमेटिक लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो हम फर्दर दो वैरायटी में डिवाइड करते हैं। एक इसमें से एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरे इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल इसमें से ज़रा ध्यान दे देंगे क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो एसिडिक में आप हमेशा देखोगे ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, तो हमेशा उसके नाम के साथ में ही एसिड लगा होगा। दैट मीन्स उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। दूसरा इसमें बेसिक आ जाता है। बेसिक में आपको लाइसिन का नाम याद रखना है। ठीक है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो वैलिन का नेम आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल बड़े ज़रूरी है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर अगर हम डिवीजन की बात करें तो अमीनो एसिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एसेंशियल एंड द सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती, हमें बाहर अपने डाइट से इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर या सिंथेसिस कर लेती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं बनती। फिर अगर इसकी हम बात देखें तो प्रोटीन्स की आपका जिक्र करना पड़ेगा। इसमें प्रोटीन में अगर देखें तो रुबिस्को का नाम आता है, ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी हम आगे देखेंगे कि जो रुबिस्को है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो वो रुबिस्को हमारा है। ठीक है, ये एंजाइम होता है बेसिकली। और एक कोलेजन का जिक्र आता है। तो कोलेजन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, कोलेजन है। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर की पूरी ओवरऑल हम बात करते हैं तो रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट। अब टाइप ऑफ बॉन्ड, अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें कई 4 टाइप के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। सबके एग्जाम्पल आप देख लेना। जो सेकेंडरी होता है इससे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो क्वाटर्नरी है उसमें जो हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल है वो आपसे पूछ लेगा। देन कम टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की हम बात करें तो यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं,
प्रोटीन्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और एस्टर्स बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ देख लेंगे। फिर आता है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन और सेल्यूलोज हैं, ये किससे मिलके बने हुए हैं। जो स्टार्च है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जो ग्लाइकोजन है वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जो इनुलिन है ये क्वेश्चन कई बार आपसे आया है। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो स्टोर फूड इन सम प्लांट्स एंड डहेलिया। सेलुलोज जो होता है ये बीटा डी ग्लूकोज है, और एनिमल के अंदर जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो बीटा सेलुलोज एंजाइम है वो एब्सेंट रहता है। इसी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। लेकिन जो हमारे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, उनके पास ऐसा एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट हम लोग नहीं कर पाते। तो सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर भर भर के सेल वॉल के पास क्या है, सेलुलोज है। तो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, कॉटन फाइबर, पेपर एंड मेड फ्रॉम द पल्प इज सेलुलोज, ठीक है। तो जो पेपर बनती है, जो हमारी कॉपी होती है, वो भी किसके, सेलुलोज की ही बनी होती है। फिर इसमें आपको काइटिन का जिक्र देख लेना। जो काइटिन होता है, जो ऑर्थोपोडा होती है, जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। फिर यहाँ पर लिपिड्स का जिक्र आ जाता है। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स जो होते हैं इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और इंसॉल्युबल होते हैं, और फर्दर ये भी 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेट लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड में पूछ लेता है। जो सैचुरेटेड होंगे ये तो आपने पढ़ा भी है, क्लास 10 में पढ़ा होगा साइंस वाले चैप्टर में, कि सैचुरेटेड मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन हैव टू, ईदर डबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सैचुरेटेड एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड का बहुत बार पूछता है जिसमें 16 कार्बन होते हैं, और स्टेरिक एसिड का पूछता है जिसमें 18 कार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओलिक एसिड का जिक्र आता है, एराक्नोनिक एसिड का जिक्र आता है, ठीक है। देन कम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। जो प्यूरिन्स होते हैं इनके अंदर ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन आता है। जो पिरिमिडिन्स होंगे इनके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज CUT। इसके अलावा अगर प्यूरिन पिरिमिडिन में देखें तो प्यूरिन हैव अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, वेदर प्यूरिन्स हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, वेदर पिरिमिडिन्स हैव सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपका, प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आएगा, और जो पिरिमिडिन्स होते हैं उसके अंदर कट आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। स्ट्रक्चर देख लेंगे, इन जनरल नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम्पल आप ध्यान देंगे। इसमें अगर DNA का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको दी गई हैं, जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने बेस पेयर होते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ये आगे भी चैप्टर है, क्लास 12 में हमने डिस्कस किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके अंदर भी इसके बारे में जिक्र दिया है। फिर यहाँ पे 2 डिफरेंसेस आपको देख लेना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म को हम इन जनरल देखें तो ब्रेक डाउन प्रोसेस बोलते हैं, एनाबॉलिज्म को बिल्डिंग अप प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनाबॉलिज्म होती है इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। ATP के बारे में थोड़ा सा जिक्र दिया हुआ है। फिर इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम्स दीज आर द बायोकैटलिस्ट विद एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि भाई जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, तो एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सो दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। इसमें क्या है, आपके NCERT की बुक में ना ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है, कहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट लगा है, X पे क्या होगा, Y पे क्या होगा, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। छोटे छोटे इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो राइबोसोम्स होता है, ठीक है, एंड सम न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो बिहेव एज एंजाइम। तो है तो ये न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कैसे एंजाइम की तरह बिहेव करता है। देन कम्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच बेसिकली अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो इसमें से टेम्परेचर के बारे में आपका जाएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दे वर्क विद इन अ नैरो रेंज, ठीक है, एक गिवन तापमान के अंदर ही वो काम करते हैं। ये चीज़ उसमें भी आपको ग्राफ आपका पूछ लेगा, ठीक है, टेम्परेचर है, pH है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का जिक्र आ जाता है, ठीक है। तो Km क्या होता है, इसमें भी आपका ग्राफ एक दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार आपका आया है, ठीक है। तो Vmax/2 जो होता है, ठीक है, Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि भाई माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है। ये इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which the rate of reaction become half of the maximum, that is Vmax/2। फिर इसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इमिशन की बात आपको करनी है, ठीक है, वो आप देख लेना। और इसमें से फिर आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में एक्चुअल में लास्ट टाइम पे KVS के रिक्रूटमेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें Km के बारे में अक्सर पूछ लेता है, Km के बारे में और Vmax के बारे में। ये नेट में भी क्वेश्चन आते थे, और UP वाले में तो आने के चांसेस कम रहते हैं, बट KVS और NVSS में आपको ज़रूर पूछेगा।
देन लास्ट में इसमें आप कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स को हमने कई क्लासेस में डिवाइड किया है, जैसे कि ऑक्सीडोडाइरेक्टेजेस हैं, ट्रांसफरेजेस हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, आइसोमरेजेस हैं, लाइगेजेस हैं। इनका क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे लाइगेज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो लाइगेज का मतलब जोड़ना, तो ये क्या करेगा, ये लिंकिंग का काम करते हैं। ऑक्सीडोडाइरेक्टेजेस मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसफरेजेस मीन्स किसी ग्रुप को ये ट्रांसफर करेंगे। लाइज मीन्स एंजाइम दैट catalyze the enzyme are the enzymes that catalyze removal of groups from the substrate by mechanism other than the hydrolysis. Then comes isomerases. Isomerases की अगर हम बात करें तो includes all the enzymes catalyzing interconversion of optical, geochemical and position isomers. फिर 2-3 इसमें टर्म्स हैं, जैसे कोफैक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, अपोएंजाइम्स हैं, होलोएंजाइम्स हैं, तो ये आप देख लेंगे। अगर इसमें से मैं जिक्र करूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो मेटल आयन होते हैं ये इनऑर्गेनिक रहते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा टाइटली बाउंड होगा अपोएंजाइम से, ठीक है, लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं दीज आर लूजली बाउंड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इन केस ऑफ, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम जिक्र करते हैं तो इन केस ऑफ पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ठीक है, हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और अगर हम कोएंजाइम्स की बात करें तो NAD और NADP ये आ जाता है, ठीक है। आई होप अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर लेते हो इस चैप्टर से तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे वो आसानी से आप कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।